हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का यहाँ पे ट्रिक देखेंगे और उसके बाद फिर आपका जो है इसके हलों की संख्या पे आधारित जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। आइए, यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अगर इस तरीके से इक्वेशन दे और आपको x और y का मान निकालने के लिए बोला जाए या फिर a और b का मान निकालने के लिए बोला जाए तो फिर किस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि x y के साथ जो है कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट भी लगा रहे तो कैसे हम लोग इजिली अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। देखिएगा, कई दफ़ा क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के दौरान इस तरीके का जो है वो आपका डाटा आपके सामने आ जाता है और जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं। जो बेसिक मेथड है हमारा उसका उपयोग करते हैं। तो बेसिक मेथड का उपयोग आपको नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का मान दे रखा हो तो जब आपसे x का मान पूछा जाए, x कहने का मतलब जिसके साथ दोनों जगह प्लस लगा हुआ है, तो जब x का मान पूछे तो हमें क्या करना है कि इस दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ लेना है। यानी 23 प्लस करना है 5 और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे 2। यही आपका x का मान हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 23 और 5 हो गया 28, 28 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 14। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया 14 और कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर y का मान पूछ ले तो क्या करेंगे, y को गौर से देखिए, y के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जब x का मान निकालना पड़े तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो जब y का मान निकालना पड़े तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 23 में से हम क्या करेंगे, 23 में से माइनस करेंगे 5 और जो वैल्यू आएगा उसमें हम 2 से भाग करेंगे। 23 में से 5 माइनस करिए 18, 18 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 18 बट्टा 2 का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ 14 और y का मान कितना 9। अब चाहे तो यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं, x के जगह 14 y के जगह 9 लीजिएगा तो 14 9 23, यही क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। x के जगह 14 y के जगह 9 लीजिएगा तो 14 माइनस 9 क्या होगा, y के जगह जब आप 9 लेते हैं, x के जगह 14 लेते हैं तो यही इक्वेशन भी आपका क्या होता है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से x y का मान निकालना है। बिल्कुल सिमिलर यह भी आपका क्वेश्चन है। अगर a प्लस बी का मान और a माइनस बी का मान दोनों का मान दे रखा हो तो a का मान पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, a का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 35 में 15 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 50 में 2 से भाग करिएगा कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। b का मान अगर पूछ ले, b कहने का मतलब b के साथ एक जगह माइनस है, तो माइनस वाला मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 35 में से 15 माइनस करिए कितना हो जाएगा 20, बट्टा में यहाँ भी 2 रहेगा, 20 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 10। इस मान को इसमें पुट करके देख सकते हैं, यह आपका इक्वेशन क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। a के जगह 25, b के जगह 10 रखिए, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। यहाँ भी देखिए a के जगह 25, b के जगह 10 रखिए, 25 माइनस 10 कितना हो रहा है 15। यानी दोनों का दोनों इक्वेशन जो है वह x और y के मान से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से तो आपको अपना आंसर तब निकालना है जब a प्लस बी और a माइनस बी का मान दे करके a का मान और b का मान पूछे, या फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दे करके x और y का मान पूछे। और इस तरह का सिचुएशन जो है वो आपके सामने आते रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मान लीजिए कि अभी जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था, लेकिन इस बार क्या है, x और y दोनों का कॉफिशिएंट जो है वह अलग अलग है। अब ऐसे क्वेश्चन में x y का मान हम लोग इजीली कैसे निकालेंगे। बेसिक मेथड तो आपको आता ही है। समीकरण 1 में 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। जोड़ या घटा करके कोई एक वेरिएबल को काटते हैं, फिर दूसरे का मान आपका निकलता है। तो उस बेसिक प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ट्रिक, कैसे आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए, जब x का मान पूछे ना तो x वाले पार्ट को आप ढकिए। x का मान पूछे तो क्या करना है, x वाले पार्ट को ढकना है और यहाँ से शुरुआत करिएगा, हमेशा नीचे से शुरुआत करिए। इससे क्या करना है, क्रॉस में गुना करिए। तो 3 से 18 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा 54। हम लोग x का मान निकालने के लिए गए। माइनस अब क्या करना है, अब इसका इसके साथ, तो 4 से 11 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या करना है, बट्टा में यहाँ से, अब इस पार्ट को छोड़िए, इधर चलिए, 3 से 7 में गुना करिए 21 और अब क्या करना है, 4 से 4 में गुना करना है 16। इसी को कैलकुलेट करिएगा, किसका मान निकल जाएगा, x का मान। 54 में से 44 माइनस करिए, क्या होगा, ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में देखिए 16 में से 21 में से 16 माइनस करेंगे 5, 10 बट्टा 5 यानी कि वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आपका 2 आ गया। यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू आपका x का है। रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, दोबारा से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, x का मान अगर निकालना हो ना, इसमें हम लोग y का मान भी निकाल सकते हैं।
x का मान निकालना पड़े तो क्या करना है आपको, x वाले पार्ट को छोड़िए, y से शुरुआत करिएगा, मतलब यहाँ से आपको शुरुआत करना है और क्रॉस में गुना करना है। तो पहले 3 से 18 में गुना करेंगे 54, यहाँ रहेगा माइनस। फिर अब क्या करेंगे, अब हम इससे इस तरह से क्रॉस में गए हैं, अब ऐसे क्रॉस में 4 से 11 में गुना करेंगे 44, ऊपर में इतना। अब नीचे में क्या करना है, नीचे में जो है 3 से 7 में, यहीं से चलिएगा, 3 से 7 में गुना करेंगे 21, और फिर जो बच गया 4 से 4 में गुना करेंगे 16। 10/5 क्या आंसर आ गया आपका, 2 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में y का मान निकालने के लिए बोला जाए, अगर हमें किसका मान निकालना हो, यहाँ y का मान निकालना हो, तब क्या करेंगे, तो अगर y का मान निकालना हो तो सेम इसी तरीके से हमें करना है। y का मान निकालना होगा तो y वाले पार्ट को छोड़िए, x से शुरुआत करिए और जो किए थे वैसे ही। तो 4 से गुना करिए 18 में, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस 4 से किस में गुना हो, 18 से। अब 7 से 11 में गुना करिए, कितना होगा, यह आपका 77 हो जाएगा। बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में 4 से 4 में गुना तो यहाँ होगा 16, और माइनस 3 से 7 में गुना कितना होगा, 21 होगा। 72 में से 77 माइनस करिएगा, 72 में से 77 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में तो घटाते हैं, चिन्ह वर्गाकार रहता है। और 16 में से 21 माइनस करिएगा तो यह भी -5 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, कितना बार में कैंसिल हो गया, एक बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। x का वैल्यू कितना आया था, 2, y का मान 1। इन दोनों मान को यहाँ रख के देखिए तो क्या यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x के जगह 2 लेंगे तो 7 दूना 14, y के जगह 1 लेंगे तो 4 एकम 4, 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 आपका 18 हो गया। सिमिलरली x के जगह अगर हम 2 लेते हैं और y के जगह 1, तो क्या यह वाला इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई करता है। तो x के जगह 2 लेंगे तो 4 दूना 8, और y के जगह 1 लेंगे तो 3 एकम 3, 8 और 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीका है। जब भी आपके सामने 2 चर वाला रैखिक समीकरण आए, लीनियर इक्वेशन आए, तो आप x और y का मान जो है इस मेथड से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और अगर हम लोग करेंगे तो यह कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पे क्या करना पड़ा कि जब x का मान पूछेगा तो x वाले पार्ट को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करना है। 3 से पहले इसमें गुना किए तो 54, फिर 4 से इसमें गुना किए 44, तो 54 माइनस 44 कर लिए। अब इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, इस पार्ट को छोड़ देना है। अब नीचे हमें आना है, तो नीचे हमें आना है तो यहीं से 3 7 21, 4 चौके 16, 16 21 माइनस 16, नीचे में कितना हो जाएगा, 5। आगे चल के इस स्टेप को और जल्दी में आप कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से सीख लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी हमें एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स का मान निकालना है ना, तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ से शुरुआत करिए, एक्स वाले को छोड़िए, यहाँ से शुरुआत करिए। 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 10। आगे देखिए 22 तिया 66 माइनस 66 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10। अब 22 तिया 66 माइनस 66, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस का 66। हमेशा यहाँ माइनस लिखना है, लेकिन जब 22 में -3 से गुना करिएगा तो -66 आएगा, तो माइनस 66 क्या होगा, प्लस। तो इस दोनों में से जब भी कोई एक माइनस में रहे तो बीच में आपका अपने आप प्लस आ जाएगा। बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में क्या करना है, बट्टा में देखिए यहीं से चलना है। 2 में 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 4, और माइनस 5 दिया 15, तो माइनस 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ऊपर में 66 और 10 हो गया 76, और नीचे में 4 और 15 हो गया 19। 76/19 कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 4 आ गया, ठीक है। अब आइए y का मान निकालते हैं। समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इजी, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। आगे हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम y को ढकेंगे, यानी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो 5 से गुना करिए, 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे माइनस 22 से 2 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 25 माइनस 44 ऐसे ही तो करना है। 5 से 5 में गुना 25, 22 से 2 में गुना, इस वाले पार्ट को ढक के रहिएगा। जब आपको y का मान निकालना हो तो y वाले पार्ट को अभी छोड़ दीजिएगा, यहाँ से क्रॉस में चलिए। 5 से 5 में गुना 25, 22 से 2 में गुना 44, 25 माइनस 44, यहाँ या यहाँ पे कहीं पे माइनस होता तो बीच में प्लस आ जाता आपका। अब नीचे में क्या करेंगे, नीचे में देख लीजिए, यहीं से चलेंगे। 5 दिया 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा, और साथ में यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस 2 दूना 4, ठीक है। कैलकुलेट करिए इसको। 44 में से 25 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 19 होगा। तो माइनस का 19 ऊपर में, और नीचे में देख लीजिए दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का, तो माइनस 19 नीचे में। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 19 से 19 कैंसिल हो गया, कितना बार में, एक बार में। y का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 रख के इस इक्वेशन में देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। x की जगह 4 लीजिएगा तो 4 दूना 8, y की जगह 1 लीजिएगा तो 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा।
एक्स वाई का जो भी मान है उसको इस इक्वेशन में भी रख के देख लीजिए, यहाँ से भी आपका इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्स के जगह 4 लीजिए, 5 चौके 20, वाई के जगह 1 लीजिए, 2 एकम 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस वाले इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें चाहिए इस क्वेश्चन में x का मान। तो x का मान निकालना है, तो x वाले पार्ट को अभी छोड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को अभी छोड़िए, यहां से शुरुआत करिए y वाले से। तो 4 सत्ते कितना, 28 हो जाएगा। आगे देखिए 28 हो गया, अब यहाँ लिखेंगे माइनस 4 सत्ते 28। अब ऐसे चलेंगे ना तो 3 दाहें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बट्टा। अब इधर वाले का काम खत्म हो गया, अब इस दोनों को क्रॉस में करिए, 4 चौके 16 और माइनस यहाँ पे देखिए 3 तिया 9। सोल्व करिए, 28 में से 30 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 हो जाएगा। और बट्टा में देखिए 16 में से 9 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 7। तो -2/7 यह वैल्यू किसका आ गया, x का आ गया। एक बार चेक इसको हम लोग कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। 4x + 3y = 7 और 3x + 4y = 10। क्या करना है, 4 से पहले 7 में गुना, तो 28 माइनस 10 तिया 30 बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9। 16 में से 9 माइनस करिएगा कितना, 7। तो -2/7 हो गया। ठीक है, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसी प्रकार से y वाले पार्ट को ढक लीजिए। y का मान चाहिए तो y वाले पार्ट को ढक लीजिए, यहाँ से शुरुआत करिए। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा। आगे देखिए -21 के बाद क्या लिखेंगे, 3 सत्ते 21 माइनस 10 चौके कितना, 40 हो जाएगा। बट्टा में देख लीजिए क्या करना है, 3 तिया 9 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 9 माइनस 16। सोल्व करिए, 40 में से 21 माइनस करिएगा, माइनस का 19 होगा। और बट्टा में यहाँ देख लीजिए 16 में से 9 माइनस करिएगा, माइनस का 7 होगा। इससे यह कैंसिल हो गया। 19/7 यह वैल्यू किसका है, 19/7 यह वैल्यू आपका y का आ गया। x का मान आ गया -2/7 और y का मान 19/7 आ गया। तो यह आपका तरीका है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का। जब भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपके सामने आ जाए तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर से एक बार x और y का मान निकालते हैं। गौर से देखिएगा करना क्या है, x का मान चाहिए तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, y से। यहाँ से चलिए, -3 से 3 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब आगे यहाँ क्या लिखिएगा, -8 से 4 में गुना करिएगा तो -32, तो -32 यानी +32 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में देख लीजिए आगे क्या करना है। इधर से देखिए 3 पंचे 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा। जब क्रॉस में यहाँ से क्रॉस में चलेगा तो -3 पंचे -15। और आगे देखिए 2 चौके 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका -8। सोल्व करिए इसको, 32 में से 9 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, ऊपर में 23 हो गया। बट्टा नीचे में देख लीजिए -15 -8 -23 हो गया। 23 से आपका क्या होगा, 23 कैंसिल, नीचे में क्या है माइनस, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, यानी कि -1 ये आपका वैल्यू किसका होगा, x का हो जाएगा। उसी तरीके से y का मान हमें निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का जब मान निकालना होगा तो फिलहाल हम लोग y से नहीं x से शुरुआत करेंगे और इसको ढके रहिए। क्रॉस में गुना करिए, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस आगे देखिए 2 तिया 6, अब क्या करेंगे हम, 5 8 40, तो -40 क्या हो जाएगा आपका, +40 हो जाएगा। बट्टा आगे देखिए यहाँ से 2 चौके 8 और फिर लिखेंगे -3 पंचे 15 -15 यानी कि +15 हो जाएगा। ऊपर में देखिए 40 और 6 कितना हो गया, 46 हो गया। और नीचे में 15 और 8 23, 46 में 23 से भाग करिएगा क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 2। यानी आंसर जो है, कहने का मतलब y का मान जो है वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार फिर से तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। क्या करना पड़ता है, जब भी x और y का मान निकालना होगा तो तरीका हमारा क्या होगा कि x का मान पूछे ना तो आप यहाँ से शुरुआत करिए और क्रॉस में चलना है। कैसे चलना है, क्रॉस में चलना है। तो -3 से 3 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, -9। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस। अब यहाँ से ऐसे गुना किए क्रॉस में, इस तरीके से किए हैं, तो अब आप ऐसे करिए। तो 4 से -8 में गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, -32। तो -32 ऐसे लिखेंगे तो यह तो +32 हो ही जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब भी यहाँ माइनस आता है तो सीधे इसको प्लस कर देते हैं और +32 हम लोग लिख लेते हैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, -3 से 3 में गुना करिएगा, -9। उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं आप, माइनस, हमेशा यहाँ माइनस लिखते हैं। अब फिर क्रॉस में -8 चौके -32, तो -32 +32 हो जाएगा। तो जब भी इस दोनों में से कोई एक, यहाँ पे इस दोनों में से कोई एक माइनस में रहे तो यहाँ प्लस दे लीजिएगा। अब तो आप इसका काम कर लिए ना, इधर का काम कर लिए।
अब इसी पोजीशन से क्रॉस में अब इधर और इधर करना है, तो 3 पंचे 15 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 3 पंचे 15, तो माइनस का 15 क्योंकि एक माइनस में है। और अब ऐसे करिए, देखिए एक बार ऐसे ऐसे भी तो करना है, तो 2 चौके 8, इसी को सोल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा x के मान के लिए। अब अगर y का मान चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, y का मान अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, y वाले पार्ट को हम लोग ढक लेंगे, x से शुरुआत करिए, यहाँ से शुरुआत करिए और वैसे ही, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कहाँ पे चले हैं, इस वाले पार्ट को तो हम लोग ढके हुए हैं, अभी क्या किए, इसको ढके हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए। अभी y का मान निकालना है तो y वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, तो 2 तिया 6 माइनस 8 पंचे 40, तो माइनस 40 प्लस 40 हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट्टा में देख लीजिए, यही तो है, 8 पंचे 40 माइनस 40। आगे अब यहीं से 2 चौके 8 हो जाएगा और माइनस 3 पंचे 15, तो माइनस 15 यानी कि प्लस क्या लिखेंगे हम, प्लस 15 लिखेंगे। सोल्व करिए, एक्स वाई का मान आपका निकल जाता है। क्लियर है। तो अभी आप क्या सीख रहे थे, अभी आप सीख रहे थे एक्स वाई को निकालने का तरीका। एक्स वाई का मान अब आप इजीली निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चंस आता है आपका, वह आपका आता है जिसमें हम लोगों से पूछा जाता है हलों की संख्या कि कुल कितना सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, यह बात आप हमें बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका देख लीजिए क्या होगा। जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए, हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या किसी भी लीनियर इक्वेशन का आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गौर से देखिएगा, जो x के गुना में होता है ना, जो x के गुना में होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से। जो y के गुना में होता है उसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि 2 लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि इसके हलों की संख्या, मतलब इन यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है उसके हलों की संख्या बताइए। तो लीनियर इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, a1x पहला प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 बराबर 0, हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। और दूसरा लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से दिया जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से हमेशा आपको 2 लीनियर इक्वेशन जो है वह दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी। तो हलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गौर से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, मतलब इसका जो मान है a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो क्या है। तो अगर a1 बट्टा a2, ध्यान से समझिएगा, अगर a1 बट्टा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो फिर आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। हम क्या कह देंगे, इतना से ही हम कह देंगे कि जो इक्वेशन है उसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। जब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक हल को ही क्या बोला जाता है, अद्वितीय। अद्वितीय का हिंदी क्या होता है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, अद्वितीय हल, इसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो एक हल बोला जाए या अद्वितीय हल बोला जाए या यूनिक सॉल्यूशन बोला जाए, सबका मतलब एक ही होता है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बट्टा a2 जो है वो b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका हल एक तो निकल रहा है, इसका मतलब जो युग्म है वह क्या होगा, संगत युग्म होगा। समीकरण का जो युग्म दे रखा है वह क्या होगा, संगत होगा। हल निकलने का मतलब है कि क्या है, संगत है। एक चीज और, हल निकलने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर लेगा, प्रतिच्छेद कर लेगा। जब आप लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं तो उससे एक लाइन बनता है, 2 इक्वेशन लिखिएगा तो 2 लाइन बनेगा, और दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इस तरीके से किसी एक बिंदु पर काटेगा। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना, ठीक है। साथ ही साथ एक वर्ड और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई एक हल निकल रहा है, इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वह क्या है, अविरोधी है। क्या है आपका, अविरोधी है। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो निकाय है, जो इक्वेशंस है, उसका केवल एक हल निकल के सामने आएगा। मतलब x का भी एक वैल्यू आएगा, y का भी एक वैल्यू आएगा। आगे
यह युग्म जो होगा समीकरण का वह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि समीकरण का जो युग्म है वह क्या है, अविरोधी है। आगे चलिए, दूसरा कंडीशन क्या बनता है। दूसरे कंडीशन में a1/a2 जो है, ठीक है, a1/a2 जो है वह बराबर है b1/b2 के, और यह आपका बराबर किसके हो जाता है, यह आपका बराबर है c1/c2 के। तो अगर तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है, हम चेक कर लेंगे ना इक्वेशन से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसका मतलब जो इक्वेशन का पेयर दिया गया है उसके अनंत हल होंगे। कितना हल होगा, अनंत हल होगा। अनंत हल को ही कभी कभी क्या बोला जाता है, अनेक हल। अनंत हल बोला जाए या अनेक हल बोला जाए, समझ जाइए कि एक ही बात है। मतलब एक्स वाई का ढेर सारा मान यहाँ पे पॉसिबल है। कब, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो और वह c1/c2 के बराबर हो जाए। इसके अलावा हल अगर निकल रहा है, इसका मतलब कि समीकरण का जो युग्म होगा वह क्या होगा, समीकरण का जो युग्म होगा वह आपका संगत हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, अनंत हल होने का मतलब है, अनंत हल होने का मतलब क्या है, अनंत हल होने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगा, है ना, यानी कि संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। दो अगर इक्वेशन है तो दोनों का दो अलग अलग लाइन होगा, लेकिन दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ही होगा। कहाँ पे होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होगा। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा तो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनंत। जितने बिंदु पर काटता है उतना सॉल्यूशन माना जाता है। तो ऐसे अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर है, जैसे दो इक्वेशन दिया गया है, तो हर एक इक्वेशन एक लाइन देता है। हर एक इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्रेजेंट करिएगा तो उससे एक लाइन निकलता है। तो जो दो लाइन यहाँ पे निकलेगा ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। तो एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब कि एक दूसरे को कितनी बार काटेगा, अनंत बार। और जितनी बार काटता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, संपाती होगा। संपाती होने का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, और साथ ही साथ दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, आश्रित हो रहा है। तो यह भी पूछा जाता है कि समीकरण का जो युग्म है वह क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आश्रित है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने का मतलब है कि जो निकाय दिया गया है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, उसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। साथ ही युग्म क्या होगा, संगत होगा। संगत कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, असंगत कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो यहाँ तो अनंत हल निकल रहा है तो यह भी संगत होगा, यहाँ एक हल निकल रहा है तो यह भी क्या होगा, संगत होगा। अब संपाती है मतलब दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वह एक दूसरे के ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आश्रित। और तीसरा जो कंडीशन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस खूब आता है एग्जामिनेशन में। इसमें क्या है कि a1/a2 जो है वह तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन यह जो है आपका वह बराबर नहीं है किसके, यह आपका बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इस केस में जो आपका इक्वेशन का पेयर दिया रखा है उसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। मतलब एक्स वाई का कोई भी मान आपका नहीं निकल पाएगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, कोई हल नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण का जो पेयर दे रखा है वह क्या होगा, असंगत होगा। हल नहीं निकला मतलब कि असंगत है। साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, दोनों जो है लाइन क्या होगा, दोनों लाइन जो है वो आपका समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका समानांतर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर पहला इक्वेशन का लाइन इस तरीके से है तो दूसरा इक्वेशन का लाइन भी आपका इस प्रकार से होगा, समानांतर होगा। समानांतर होने का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा। और दो लाइन इस तरीके से है कि उसके बीच का अंतर बराबर है तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। और अगर एक दूसरे को नहीं काटता है इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को नहीं काटता है इसका मतलब कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम क्या बोलेंगे, अविरोधी, विरोधी की आश्रित, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं निकला ना, इसका मतलब है कि यह आपका क्या है, समीकरण का युग्म जो है वह एक दूसरे का विरोधी है। तो यह कॉन्सेप्ट है आपका किसका, यह कॉन्सेप्ट है आपका लीनियर इक्वेशन का। इतना चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलता है। हम रिपीट कर देने पूरे कॉन्सेप्ट को। दो अगर लीनियर इक्वेशन आपके सामने है तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक यह करेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, इन कंडीशन को चेक करेंगे, a1 b1 है ना, a2 b2 और c1 c2 को निकाल करके चेक करेंगे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समझ जाएंगे कि जो निकाय है उसका केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। एक का मतलब अद्वितीय, मतलब उसके समान दूसरा नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है। और समीकरण का युग्म जो होगा वह क्या होगा, संगत होगा।
हल देने का मतलब है कि संगत है, हल नहीं देने का मतलब है कि असंगत है। हल चाहे एक दे या अनंत हल दे, इसका मतलब संगत। अगर हल नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, असंगत होगा। साथ ही साथ जब हम दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से हमें एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हुए नजर आएगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा। और साथ ही साथ क्या है, अविरोधी है, विरोध नहीं किया है, एक सॉल्यूशन तो निकला है ना, तो अविरोधी बोलेंगे। अगर तीनों बराबर है, इसका मतलब निकाय का क्या होगा, अनंत हल होगा। अनंत हल मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल। साथ ही साथ हल दे रहा है मतलब संगत, संपाती होगा। दोनों जो इक्वेशन दे रखा है, अगर दोनों को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर, चाहे जैसे भी हो, तिरछा हो, ऐसे हो, जैसे भी होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो इसी बात को हम क्या बोलेंगे कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। और तीसरा जो है वह है आपका, अगर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के तो बराबर है, लेकिन वह c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, जो दो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसमें एक्स वाई का कोई भी वास्तविक हल नहीं निकल पाएगा, यानी कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का मतलब असंगत है। असंगत कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर आ जाएगा, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, इसका मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बात को हम लोग कहते हैं कि दोनों जो इक्वेशन दे रखा है वो एक दूसरे का क्या है, विरोधी है। अब आइए इसी बात पे आधारित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। अगर उन कॉन्सेप्ट को आप सीखे होंगे अच्छे से तो फिर यह क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 8, अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत जो है यहाँ पे ना हो। x प्लस 2y माइनस 8 क्या है, x प्लस 2y माइनस 8, यही तो है। बराबर में कितना है, बराबर में आपका 0 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y। देखिए दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस 4y, और यहाँ क्या दे रखा है, बराबर 16। तो बराबर 16 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0। दोनों समीकरण को पहले एक फॉर्म में लेके आइएगा, है ना, ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में लेकर के आना है। यानी बराबर के बाद जो वैल्यू दे रखा हो उसको हम क्या करेंगे, बराबर के पहले लेकर के आएंगे। जैसे यहाँ लिखे 2x प्लस 4y बराबर 16 है, तो बराबर 16 है, उसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लाना है, या तो दोनों को इस फॉर्म में लाइए, या फिर दोनों का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बराबर के उस तरफ ले जाइए। यहाँ -8 है, यहाँ 8 कर देते, यहाँ 16 कर देते, तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही होता है। क्लियर। चलिए, तो इसमें हम क्या किए, पहले इक्वेशन को तो एज इट इज लिखे, लेकिन दूसरा में क्या किए, बराबर 16 है, तो बराबर 16 है, बराबर के दाईं ओर प्लस 16 है, बाईं ओर लेकर के आएंगे तो -16 हो जाएगा। अब हम इसमें चेक करेंगे, क्वेश्चन पूछा क्या है कि इसके हलों की संख्या बताइए। तो हलों की संख्या कैसे पता चलेगा, हलों की संख्या पता चलेगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान से। तो a1 बट्टा a2 का मान आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा, सर a1, तो x का पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 का मान निकलेगा, x के गुणा में जो वैल्यू होगा वह a1 का मान, तो x के गुणा में कुछ नहीं है तो a1 का मान 1। दूसरे इक्वेशन में x के गुणा में जो वैल्यू होगा वह a2 का मान, तो 1/2। देखिए a1 बट्टा a2 1/2 देख के आप बता सकते हैं। अब आप b1 बट्टा b2 का मान बताइए, b1 बट्टा b2, जब भी 1 बोला जाए मतलब पहला इक्वेशन, 2 बोला जाए मतलब दूसरा इक्वेशन। तो b1 का मान बताइए चिन्ह के साथ, b1 का मान हो जाएगा आपका 2, और b2 का मान देख लीजिए, दूसरे इक्वेशन में y के गुना में क्या वैल्यू है, 4, 2/4 यानी कि 1/2। तो b1 बट्टा b2 का मान आ गया 1/2। अब आप c1 बट्टा c2 का मान निकालिए, c1 बट्टा c2, c1 का मान देख लीजिए कितना है, -8 बट्टा c2 का मान देखिए कितना है, -16। अगर आप इसको काटिएगा तो 8 दूना 16 1/2, यह भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना 16 1/2 आ गया। गौर से देखिए और फिर से इस बात को समझिए अच्छे से कि a1 b1 c1 किसको हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं। पहले इक्वेशन में जो भी है सब 1 वाला है, x के गुना में जो होगा वह a1 का मान, y के गुना में जो होगा वह b1 का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह c1 का मान। दूसरे इक्वेशन में x के गुना में जो होगा वह a2 का मान, y के गुना में जो होगा वह b2 का मान, और जो कांस्टेंट पार्ट होगा वह आपका c2 का मान। 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन। जो x के गुना में होगा वह a1 मतलब a का मान, जो y के गुना में होगा वह आपका किसका, b का मान। अब यहाँ जब हम देखें तो पता चला कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखें तो पता चला कि a1 बट्टा a2 जो है वह बराबर है b1 बट्टा b2 के, और यह बराबर है किसके, यह बराबर है आपका c1 बट्टा c2 के। इससे क्या समझे आप, सर सब बराबर है, इसका मतलब जो निकाय है उसके कितने हल होंगे, उसके हलों का संख्या अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन के हलों का संख्या आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रैखिक समीकरण 3x + y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं है। अब यहाँ जो दे रखा है ना, उसका बोला है कि कोई परिमित हल नहीं है। इक्वेशन क्या है एक बार हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3x प्लस कितना है सर, 3x + y = 1, पहला इक्वेशन है हमारे सामने। और दूसरा क्या है, दूसरा है px + 2y, दूसरा है px + 2y बराबर कितना, px + 2y बराबर है आपका 5। अब हम देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम +1 को इस तरफ, +1 और 5 दोनों को बराबर के इस तरफ ला सकते हैं। तो इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -5। तो जब आप -1 बट्टा -5 करिएगा तो माइनस से माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा, 1/5 ही वैल्यू आएगा। तो इसी वजह से हम बोले हैं कि या तो दोनों को एक तरफ लाइएगा, या तो दोनों को बराबर के बाईं ओर रखिएगा, या फिर बराबर के दाईं ओर रखिएगा, लेकिन एक फॉर्म में दोनों इक्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें जो सी का मान है वह पहले हो और इसमें सी का मान बराबर के बाद हो। ऐसे रहने पे आपका क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यह जो इक्वेशन का पेयर है इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है सर, कोई हल नहीं होता है उस केस में a1 बट्टा a2 जो है वह तो बराबर हो जाता है b1 बट्टा b2 के। और क्या होता है, वो आपका b1 बट्टा b2 के बराबर हो जाता है। बस यह बराबर नहीं होना चाहिए किसके, यह बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2 के। इस केस में निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो a1 बट्टा a2 का मान बताइए, a का मान 3, b का मान p, a1 का मान 3 और a2 का मान p। तो a1 बट्टा a2 बराबर क्या होगा, b1 बट्टा b2 के। तो b1 का मान बताइए, b1 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, y के गुना में कुछ नहीं है तो, और b2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर जो है यह बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 बट्टा c2 के। तो c1 बट्टा c2 का मान कितना हो रहा है, 1/5 हो रहा है। अब इस पार्ट को तो आप छोड़ ही दीजिए, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए p का मान। तो यहाँ से निकल जाएगा, जो बराबर वाला भाग है वहीं से तो निकलेगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। देखिए यह a1 का मान या a2 का मान या b1 का मान या b2 का मान जो कॉफिशिएंट होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो p का मान यहाँ से कितना आ गया, p का मान यहाँ से 6 आ गया, p से 1 में गुना तो p 2 तिया 6, p का वैल्यू आपका 6 आ गया। यही हमसे पूछा था कि p का मान क्या होगा, आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा विकल्प बी यानी कि 6 हो जाएगा। और खूब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए, देखिए क्या बोला है। यहाँ समीकरण दे रखा है आपका 6x - 5y + 11 = 0 और 15x + ky - 9 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, k का मान निकालना है। अब k का मान तो निकालना है, बोल क्या रखा है कि जो इक्वेशन है उसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो एक बार फिर से a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, और a2 का मान कितना होगा, 15 होगा। तो a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा सर, यह बराबर हो जाएगा b1 बट्टा b2। तो b1 का मान -5, b2 का मान k, यानी b1 का मान कितना, -5 और b2 का मान कितना, k, इसके बराबर हो जाएगा। कोई हल नहीं होने का मतलब, कोई हल नहीं होने का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर तो होगा b1 बट्टा b2 के। तो देखिए a1 का मान कितना, 6 है, a2 का मान कितना है, 15 है, b1 का मान कितना है, -5 है, b2 का मान कितना है, k है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 तो होगा ही। अब आप इसको सोल्व करिए, सोल्व अगर इसको करते हैं तो 3 से काटिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो 3 पंचे 15। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान देखिए 5 25 -25, और इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -25 बट्टा 2 यानी कि -12.5। यही आपका किसका वैल्यू होगा, यही आपका k का वैल्यू होगा, यानी विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है। भाई कोई हल नहीं है तो फिर से क्या होगा, a1 का मान कितना है सर, a1 का मान 4 है, बट्टा a2 का मान बताइए, a2 का मान कितना है, 10। तो a2 का मान 10 हो गया, 4/10 बराबर b1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए b1 का मान 3 है और b2 का मान -k। तो b1 का मान है 3 और b2 का मान क्या है आपका, -k है। यही तो होगा a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हो जाएगा। आगे हमें कुछ नहीं चेक करना है क्योंकि निकाय का कोई हल है नहीं। सोल्व करिए, 2 से काटिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -k क्या हो जाएगा, -k बराबर 5 तिया 15, 15 यहाँ पे होगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 15/2,
अब यहाँ से देख लीजिए 15/2 यानी कितना होगा, के का मान आपका 15/2 यानी कि 7.5, तो माइनस का 7.5 हो जाएगा। माइनस का 7.5 माइनस के का वैल्यू इतना है तो के का वैल्यू माइनस इतना हो जाएगा ना। कैसे होगा, देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर साइन चेंज करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं, तो हम इधर भी साइन चेंज करेंगे इधर भी साइन चेंज करेंगे, तो माइनस के प्लस के हो जाएगा, प्लस 15/2 माइनस 15/2 हो जाएगा, प्लस 15/2 माइनस 15/2 हो जाएगा, यानी कि के का मान -7.5। विकल्प डी हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखिए फिर से यहाँ पे क्या बोला है, फिर से बोला है कि कोई समाधान नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आपका बना है, कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं मतलब a1/a2, तो a1 का मान 20, a2 का मान 50, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 20/50 a1/a2 यानी 20/50। यह तो बराबर हो जाएगा किसके, b1/b2 के। तो b1 का मान 5 और b2 का मान माइनस के। b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान क्या है माइनस का k है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, b1 का मान 5 b2 का मान माइनस k है। आइए सोल्व करते हैं, सोल्व करके इसका मान निकालते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो सबसे पहले 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए माइनस के बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 25 और 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में ना, -25/2। अब के का मान बता दीजिए क्या होगा, माइनस के का वैल्यू इतना है तो के का वैल्यू -25/2 यानी कि 12.5 हो जाएगा। तो के का मान एक बार फिर से कितना आ गया, -12.5। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का केवल एक ही हल होगा। केवल एक ही हल होगा, तो केवल एक हल कब होता है, तो केवल एक हल तब होता है जब a1/a2 जो है वह बराबर नहीं होता है b1/b2 के। अगर यह बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तभी जाकर के क्या होता है, एक हल होता है निकाय का। तो एक हल यहाँ बोल रखा है कि केवल एक हल है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि p के किस मान के लिए। तो p का मान निकालेंगे, सबसे पहले एक चीज हमें क्या करना है कि a1/a2 चेक करिए, तो a1 का मान 2, a2 का मान भी 2, तो हम लिखेंगे 2/2। a1 का मान भी 1, a1 का मान भी क्या है 2 है और a2 का मान भी 2 है, तो 2/2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो b1 का मान 3 और b2 का मान p है, b1 का मान 3 और b2 का मान क्या है, b2 का मान है p। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, b1/b2 क्या होगा, 3/p हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें यह देखना है कि 2/2 जो है, 2/2 जो है वह 3/p के बराबर नहीं होना चाहिए। तो p का बोला है p के किस मान के लिए समीकरण का केवल एक हल होगा। तो p का मान अगर 3 के अलावा कुछ भी रखते हैं, 3 अगर रख दीजिएगा तब तो बराबर हो जाएगा, और अगर बराबर हो गया तब तो एक हल नहीं होगा। तो 3 के अतिरिक्त बाकी कोई भी मान यहाँ रखते हैं, 3 के अलावा यहाँ कुछ भी रखते हैं, देखिए 2/2 यानी 1 है, तो यहाँ 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, उस केस में दोनों बराबर हो जाएगा। तो p का मान 3 को छोड़ करके कुछ भी रखते हैं तो यह 3/3, यहाँ पे वैल्यू तो 1 नहीं आएगा, इधर वैल्यू 1 है यानी बराबर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा p के अतिरिक्त कोई भी संख्या। p का मान हमें क्या करना है, 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या अगर आप ले लेते हैं, सिर्फ 3 नहीं लिखिए, 3 लिखिएगा तो 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, इधर 1 है बराबर हो जाएगा। तो 3 के अतिरिक्त कोई भी नंबर ले लीजिए, आपका क्या होगा, जो इक्वेशन होगा उसका केवल एक ही हल होगा। अगर 3 रख देते हैं तब तो वह आपका बराबर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हल नहीं करना है, इसको गौर से देखिए। a1/a2 निकालिए, a1 के जगह 9 और a2 के जगह 18, तो a1/a2 का मान कितना आ गया, 9/18। ठीक है, आगे चलिए b1/b2 चेक करिए, b1 का मान 3 और b2 का मान कितना है 6, तो b1/b2 का मान कितना हो गया 3/6। और c1/c2 चेक करिए, c1 का मान 12 है, c2 का मान 24, 12/24। सबको सोल्व करके देखिए तो क्या हो रहा है, इसको काटिएगा 9 दूना 18, 1/2 आ गया, इसको काटिए 3 दूना 6, 1/2 यहाँ भी मान आ गया, इसको काटिए 12 कम 12, 12 दूना 24 यहाँ भी मान 1/2 आ गया। या a1/a2 है या b1/b2 है या c1/c2 है, तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसके अनंत हल हो सकते हैं, कोई अद्वितीय हल नहीं, इसके अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प डी, नो यूनिक सॉल्यूशन, कोई अद्वितीय हल नहीं बल्कि इसका क्या होगा, अनंत सॉल्यूशन हो सकता है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा, एक्स वाई का मान हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए
अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि समीकरण 2x + 3y + 11 बराबर 0 और 6x + ky + 33 बराबर 0 का संपाती रेखा, संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, संपाती होने का मतलब है, संपाती रेखा होने का मतलब है अनंत सॉल्यूशन। संपाती का मतलब क्या होता है, अनंत सॉल्यूशन। कितना हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। और अनंत हल होने का मतलब, अनंत हल होने का मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा और b1/b2 c1/c2 के बराबर होगा। तो आप देखिए a1/a2 का मान निकालिए, a1 का मान 2/a2 का मान कितना, a2 का मान 6 हो जाएगा, बराबर b1 का मान कितना, b1 का मान 3, b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान आपका k हो जाएगा, बराबर आगे देखिए c1 का मान कितना, c1 का मान 11 और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान 33 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, यह सब तो आपस में बराबर होगा। सब आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि बोला है कि जो दोनों समीकरण है वह संपाती रेखाओं को निरूपित करता है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, आश्रित है। तो आश्रित होने का मतलब अनंत हल होगा, और अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, k का मान चाहिए, तो हम इस दोनों इक्वेशन को बराबर करके मान निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं। तो अभी हम इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल के देखते हैं। देखिए इस दोनों को बराबर करके अगर k का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 तिया 6, k का मान आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किससे, जब हम a1/a2 बराबर b1/b2 कर ले। यहाँ से सोल्व करके देख लीजिए, अगर इससे भी करिएगा तो k का मान, इस दोनों से भी k का मान निकल जाएगा। काटिए, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, k का मान यहाँ से भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 हो जाएगा। तो हम किसी दो को बराबर कर लेंगे, k का मान चाहिए तो एक तो k वाला रहेगा ही, हम इसको इसके साथ तुलना कर ले या फिर इसको इसके साथ तुलना कर ले, दोनों में से आपका k का मान निकल जाएगा। k का चाहिए, तीनों आपस में बराबर है, तीनों क्या है, आपस में बराबर है। किसी दो को बराबर करेंगे तभी इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन बनेगा तब वेरिएबल का मान निकलेगा। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं या फिर इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों जगह से आपका k का मान क्या है, सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो लीनियर इक्वेशन है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से सीखे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए और इन क्वेश्चंस को बना करके देखिए, हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट जो है आपको इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।